गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे हम 20 सितंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न पूछे थे हमने कि कान्हा किसली किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बना था। दूसरा प्रश्न था मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है। तो ये दो प्रश्नों का जो जवाब है वो अजय तुर्कर ने दिया है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बालाघाट व मंडला जिले के अंतर्गत आता है। ज्यादातर हिस्सा जो है वो मंडला जिले में है, कुछ हिस्सा इसका बालाघाट जिले में भी है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1933 में से सर्वप्रथम अभयारण्य बनाया गया था। 1933 में बना था अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 1955 देखिए याद रखने का तरीका कितना अच्छा है, 55, ठीक है। इसे राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क का दर्जा मिला और ये बना मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में जिस नेशनल पार्क में सर्वप्रथम टाइगर प्रोजेक्ट आया वह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ही था। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1974 में, ठीक है। ये दो सन नेशनल पार्क कब बना और 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पार्क इंटरप्राइजेस अर्थात पार्थ व्याख्यान योजना जो यूएसए के सहयोग से लाई गई है वो इसी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में चल रही है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा उसके लिए सबसे ज्यादा है प्रसिद्ध है। 2013 में यहाँ पर एयर टैक्सी की शुरुआत भी करी गई थी, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पर चिल्पी घाटी, हालो और बंजर घाटी मौजूद है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अगस्त 2016 में यहाँ हाथी पिकनिक का आयोजन किया गया था। देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां पर 13 बैगा महिलाओं को गाइड के रूप में रखा गया है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना खुद का लोगो जारी किया वर्ष 2016 में। ये 2016 नहीं है भैया, ये 2017 है, ध्यान रख लीजिए। रोहन चक्रवर्ती ने इसको डिजाइन किया था, ठीक है, जिसको इसका आधिकारक शुभंकर कहा जाता है, ठीक है, आधिकारक शुभंकर, ठीक है। और ये लोगो नहीं होता है, लोगो इज डिफरेंट थिंग। शुभंकर होता है, ये अलग चीज होती है। तो ये भूर सिंह द वारासिंगा के नाम से ये शुभंकर जो है मैस्कॉट इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका डिजाइन किया है रोहन चक्रवर्ती ने, 2017 में जारी किया गया था इसको। और मैंने 2017 के जो करंट अफेयर के वीडियोस बनाए थे उसमें भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है अपने को, देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान था जिसने अपना खुद का शुभंकर जारी किया था। रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध बुक द जंगल बुक की प्रेरणा उन्हें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से ही मिली। बामनी दादर यह पार्क का सबसे खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ का सूर्यास्त पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सनसेट पॉइंट एक्चुअल में इसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है वो कुआं और नलकूपों के माध्यम से लगभग 67% मालवा के पठार में मुख्यतः होती है। मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग की स्थापना 1905 में ग्वालियर में की गई थी। काला जिला किसे कहते हैं? जहां भूमिगत जल दोहन अत्यधिक होता है उसे काला जिला की संज्ञा दी जाती है। 6 जिले हैं मध्य प्रदेश में, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम और आगर मालवा, ठीक है। और मध्य प्रदेश में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट जिले में होती है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर नहरी सिंचाई तवा परियोजना के द्वारा होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इससे संबंधित। कल के लिए, आज के लिए आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है। तो ये आपको कमेंट करना है और इन सब के बारे में भी थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आपको देनी है। कोशिश करें कि 3-3 लाइन में सारी जानकारी बनाने की कोशिश करें। इस तरीके से अपना आंसर लिखें कि 3 लाइन में आप उससे रिलेटेड पूरी जानकारी एक अच्छी सी 3 लाइन लिख के उसके बारे में आप सब कुछ बताएं। मध्य प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। जिलों की जानकारी की देखिए, सबसे पहले जो एक आप फॉर्मेट समझ लीजिए इसका, उसी फॉर्मेट में आप कोशिश किया करें इसको आंसर करने का। पहला क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपका, उसका आप आंसर लिखें। आंसर लिखने के बाद उसकी 2 से 3 लाइन में आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिखिए। एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद अगर वहाँ आप कोई ज़िले की जानकारी देना चाहते हैं तो आप उस ज़िले की जानकारी जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद आंसर सेकंड वाला लिखें, आप उससे संबंधित 2 से 3 लाइन लिखें। उसके बाद कोई अगर ज़िले की जानकारी या अन्य जानकारी देना चाहते हैं तो वो आप उसमें दें। इस फॉर्मेट में आप लिखने की इसको कोशिश किया करें।
गाइज अगर आप हमारा प्रीमियम कंटेंट चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये डाउनलोड करनी होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे हमें इसकी लिंक मांग सकते हैं। ठीक है, अर्धवार्षिकांक भी हमारा आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर जो है आपका आ गया है। जल्द ही अगस्त पर भी मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, जल्दी आपको अगस्त भी मिल जाएगा। रामबाण नोट्स हैं एमपी जीके के, जिसमें व्यापम के प्रीवियस पेपर्स हैं, एमपीपीएससी के जितने भी अभी तक पेपर्स हुए हैं वो सारे पेपर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सारे प्रश्न आपको इसमें एमपी जीके के मिल जाएंगे। सिमिलर ऐसे ही आपका एनसीईआरटी का जीव विज्ञान का सार है क्लास 11-12 का, एनसीईआरटी साइंस है क्लास 8, 9 और 10 का। जेल प्रहरी का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 सितंबर 2020 को किस जिले में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि किसानों के खातों में अंतरित की? देखिए यहाँ इस तरीके से जो कार्यक्रम आजकल ये जन कल्याण कार्यक्रम एक्चुअल में चल रहा है 16 तारीख से, तो ये इनकी जो डेट्स हैं वो महत्वपूर्ण रहेंगी भैया, ध्यान रखिए, क्योंकि ये कार्यक्रम एक पर्टिकुलर हो रहा है उस दिन, तो डेट महत्वपूर्ण होती है। तो जहाँ डेट महत्वपूर्ण होती है वहाँ मैं बता देता हूँ आपको। ये कार्यक्रम जो है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हुआ 18 सितंबर 2020 को। यहाँ पर सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के 22 लाख किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा के 4,686 करोड़ रुपए की राशि, ठीक है ध्यान रखिए, 4,686 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में अंतरित करी गई। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत खरीफ फसल के लिए किसानों को 2% प्रीमियम देना पड़ता है, सिर्फ 2% प्रीमियम। रबी फसलों के लिए जो प्रीमियम है ये 1.5% है। बागवानी या अन्य जो व्यावसायिक फसलें होती हैं उनके लिए वार्षिक प्रीमियम 5% है, ठीक है। और केंद्र सरकार की इस योजना का जो पूरा प्रबंधन है यानी कि मैनेजमेंट है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी इससे संबंधित आपकी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की कितनी खेल अकादमियों का चयन खेलो इंडिया के तहत किया गया है? तो आपको पता है खेलो इंडिया कार्यक्रम एक केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, उससे संबंधित खेल अकादमियों का चयन अभी हाल ही में 4 मध्य प्रदेश की खेल अकादमियों का चयन इसके तहत किया गया है, ठीक है। 3 खेल अकादमियों का चयन किया गया है, ध्यान रखिए 3 खेल अकादमियों का चयन किया गया है खेलो इंडिया के तहत। इसमें मध्य प्रदेश की जो शूटिंग अकादमी है 1 नंबर, ध्यान रखिए अकादमी ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको, रोइंग अकादमी 2 नंबर, हॉकी अकादमी 3 नंबर, ठीक है। मैं अब देश के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है ध्यान रखिए इन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की ये अकादमियां हैं, शूटिंग अकादमी, रोइंग अकादमी और हॉकी अकादमी। खेलो इंडिया के तहत मध्य प्रदेश सहित 6 अन्य राज्यों असम, दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव, महाराष्ट्र, मेघालय तथा सिक्किम को टॉप खेल सुविधाओं के लिए हाल ही में चिन्हित किया गया है। उसी के तहत मध्य प्रदेश में ये 3 अकादमी सिलेक्ट करी गई हैं। बात कर लेते हैं खेलो इंडिया योजना या खेलो इंडिया कार्यक्रम के बारे में। तो इसके तहत जमीनी स्तर पर खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए खेलो इंडिया लघु केंद्र की योजना प्रारंभ की जा रही है। इससे पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, खेलो इंडिया लघु केंद्र योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में 1000 केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ठीक है 1000 केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। इनमें मध्य प्रदेश में भी कितनों का चयन हुआ है? 3 का चयन हुआ है। इसमें टोटल जो है 16 स्पोर्ट्स शामिल हैं, ये भी ध्यान रखिए कितने स्पोर्ट्स, टोटल 16 स्पोर्ट्स इसके अंदर शामिल हैं, जिसमें ओलंपिक में खेले जाने वाले 14 खेल, जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, साइकिलिंग, फेंसिंग, हॉकी, जूडो, रोइंग, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, इनके साथ साथ फुटबॉल और पारंपरिक खेल जो है वो इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। तो ये है। बात कर लेते हैं खेलो इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो केंद्रीय खेल एवं युवा मामले का जो मंत्रालय है उसके द्वारा देश में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। उद्देश्य था देश में खेले जाने वाले सभी खेलों को बढ़ावा देना और भारत को एक मजबूत खेल राष्ट्र के रूप में तैयार करना। स्पोर्ट्स में हम काफ़ी आगे आए हैं। पिछले 10 साल की अगर बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में स्पोर्ट्स में इंडिया काफ़ी आगे बढ़ के
आया है। ठीक है, और यही एक इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि इस तरीके से जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं वो आगे हैं। इस कार्यक्रम से युवा खिलाड़ियों को उनके कौशल को बेहतर करने, उनके कौशल को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। इन खेलों में प्रतिभावान खिलाड़ियों को चिन्हित किया जाएगा और प्रत्येक चुने गए खिलाड़ी को 8 वर्षों के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये लाख है, यहाँ पर ध्यान रखिए, 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अलग अलग स्टेट्स में इनको इसलिए लेके आ जा रहा है कि स्टेट्स के जो खिलाड़ी हैं वो इसमें आए और उनको प्रोत्साहन मिले। एक और चीज ध्यान रखना है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो थे उनका नाम बदल कर दिया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। बात करें खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जो पहले जो गेम्स का आयोजन किया गया था वो नई दिल्ली में करा गया था फरवरी 2018 में, दूसरा महाराष्ट्र के पुणे में, तीसरा गुवाहाटी में किया गया था। ठीक है, इसके 3 संस्करण हो चुके हैं। उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है वहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अब देखिए, ये स्कूल गेम्स हैं, यूथ गेम्स हैं। ठीक है, इसी के साथ में यूनिवर्सिटी गेम्स भी चलते हैं। इनका आयोजन अभी हाल ही में 21 फरवरी से 1 मार्च 2020 के बीच में उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। तो ये पूरी जानकारी से संबंधित आपकी हो जाएगी। अगला है, अभी हाल ही में 18 सितंबर को गोंडवाना की जो राजा शंकर शाह है और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह को श्रद्धांजलि अर्पित करी गई है राज्य की संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी के द्वारा। 18 सितंबर 1858 को इन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। अंग्रेजों ने दोनों पिता पुत्र को इस दिन तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था। मंडला में बलिदान दिवस पर बृहद कार्यक्रम आयोजित किया जाता था अभी तक, लेकिन इस बार कोविड के चलते सांसद, जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन की उपस्थिति में यह कार्यक्रम मनाया जाकर तोप की सलामी के लिए दी गई है। मतलब इस तरीके का कोई कार्यक्रम का आयोजन इस बार नहीं किया गया है। आपको याद रखना है कि 18 सितंबर 1858 को इन्हें तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया था। मतलब ये इनका बलिदान दिवस है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, किस जिले से इनका संबंध है या किस राज्य से इनका संबंध था। ठीक है, तो गोंडवाना के राजा थे। ठीक है, और इनके पुत्र थे राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहां MSME का सेंटर विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये जो सेंटर विकसित किया जाएगा ये भोपाल स्थित बैरसिया में किया जाएगा। बैरसिया में MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का सेंटर विकसित किया जाएगा। ऐसा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने ऐसी एक घोषणा अभी हाल ही में की हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ऑफिस कहां शिफ्ट हो गया है? तो ये मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो ऑफिस है ये शिफ्ट हो गया है अब मंडीदीप में, यानी कि रायसेन जिले में। पहले भोपाल में था, अब ये रायसेन जिले में पहुंच गया है। इसे जो विभाग है मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये हर माह नर्मदा नदी का सैंपल लेता है और इसकी रिपोर्ट जो है वो अब मंडीदीप से मिलेगी। एक और चीज ध्यान रखिए, महेंद्र सिंह धाकड़ ये सीनियर IFS अधिकारी हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये अब हमारी PDF में भी हम इनको धीरे धीरे, इस तरीके के जो लोग हैं उनको धीरे धीरे शामिल करते जा रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनको जैसे जैसे वो उनकी नियुक्तियां होती जाती हैं वैसे वैसे हम उनको उसमें शिफ्ट करते जाते हैं अपनी PDF में। देखिए, अब बात कर लेते थोड़ी सी मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है पानी यानी कि जल, वायु और मृदा, इन तीनों चीज़ों को हेल्दी बनाए रखना। ठीक है, सभी इनका यूज करने के लिए, सही पर्पसेस के लिए। ठीक है, अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 6 जोनल ऑफिस हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है? एक भोपाल में है आपका, एक इंदौर में है, एक जबलपुर में है, ग्वालियर में है, उज्जैन में है और रीवा में है। ठीक है, इसके अलावा इसके 17 रीजनल ऑफिस हैं, 2 सब रीजनल, इक्विप्ड विद ट्रेन्ड पर्सनल। यानी कि ट्रेन्ड पर्सनल्स का मतलब होता है कि जिनको ट्रेनिंग दी हुई, कर्मी जिनको ट्रेनिंग दी गई हो। ठीक है, और इसका सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, जिन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है इन चीज़ों की शुद्धता जांचने के लिए वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आर कॉन्स्टेंटली कीप वॉच ऑन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज इन द स्टेट टू अटेन द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब पर्यावरण पर नियंत्रण एवं निगरानी
रखते हैं। तो ये पूरा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।